तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं और ये तस्वीरें बता रही हैं कि G20 का कैसे सफल आयोजन हुआ है। मंडपम की भव्य तस्वीरें आपने देखी थी। उसी मंडपम में हॉल नंबर 4 में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद पहुंचने वाले हैं। मेरी सहयोगी विजयलक्ष्मी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। विजयलक्ष्मी, तस्वीरें दिखाइए जरा, बताइए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पहुंचने से पहले किस तरीके की हलचल है और क्या कुछ तैयारियां हैं। देखिए प्राची, आपको बता दूं ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर का हॉल नंबर 5 है और पिछले 2 दिनों से यहीं पर जो पूरा मीडिया है उसका जमावड़ा था। लेकिन अब यहां पर जानकारी आ रही है कि 6:30 के आसपास प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां पर इस हॉल में आ सकते हैं। और अभी तैयारियों की अगर मैं बात करूं तो सिक्योरिटी जो है वो पूरी यहां पर लग गई है। एसपीजी जो है उसके जवान जो है आपको यहाँ पर दिखाई दे रहे होंगे फ्रेम में। और इसके अलावा मीडिया का अच्छा खासा जमावड़ा यहाँ पर है। लगभग 3800 के करीब रजिस्ट्रेशन मीडिया के पूरी दुनिया से हुए थे, जिसमें भारत के भी पत्रकार थे इस G20 समिट को नई दिल्ली में कवर करने के लिए। और देखिए तमाम जो मीडिया के नेटवर्क्स हैं, मीडिया चैनल्स हैं, वो टकटकी लगाए वेट कर रहे हैं कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कब यहाँ पहुंचेंगे। ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से थोड़ी देर में आएंगे। और इसके अलावा साथ में ही एक हॉल में यहाँ पर एग्जीबिशन लगा हुआ है जिसमें तमाम भारत के राज्यों की कला और संस्कृति की झलक देखने को मिलती है। तमाम वहां पर तमाम पुरस्कारों से सम्मानित आर्टिस्ट जो हैं देश के विभिन्न भागों से, वो वहां पर मौजूद हैं। तो यहां पर इस हॉल में आने के बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो बगल में हॉल नंबर 4 है जहां पर क्राफ्ट एग्जीबिशन लगा हुआ है वहां पर भी जा सकते हैं, इस तरह की जानकारी है। बहरहाल फिलहाल सभी लोग इंतजार कर रहे हैं कि कब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी यहां आएंगे, क्योंकि काफी बिजी स्केड्यूल उनका पिछले 2 दिनों में रहा है। और आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार किया जा रहा है। लेकिन मैं आपसे आपके अनुभव को जानना चाह रही हूँ, क्योंकि आप 2 दिन से मौजूद हैं मंडपम में, आप मीडिया सेंटर में भी मौजूद हैं, वहां जो बाहर से आए लोग हैं आप उनके बीच में हैं। क्या अनुभव विदेशी लोगों के हैं भारत में आने के बाद, मंडपम की झलक देखने के बाद, G20 की इतनी भव्य मेजबानी देखने के बाद, क्या चर्चा उन लोगों के बीच में है विजयलक्ष्मी? देखिए प्राची, कल मैंने जो अमेरिका की स्पोक्सपर्सन है मार्गरेट मैक्लॉड, उनसे भी बात की थी। उन्होंने कहा काफ़ी शानदार आयोजन जो है वो भारत की तरफ से किया गया है। अरेंजमेंट्स की जहां तक बात की जाए तो 10,000 स्क्वायर मीटर का एरिया है पूरा, 3800 क्योंकि रजिस्ट्रेशन अक्रॉस द ग्लोब इस इवेंट को कवर करने के लिए हुए थे। तो किसी भी तरह का कोई कमी ना रह जाए, लास्ट मोमेंट तक जो है तमाम जो अफसर हैं वो इसके अरेंजमेंट में लगे रहे। और बड़ा जो एरिया है वो है, इसके अलावा वर्क स्टेशंस हैं। तो जो लोग यहाँ पर आए, बाहर से भी जो विदेशी मेहमान आए या विदेशी पत्रकार आए, उनसे जब हमने बात की तो तमाम लोग जो अरेंजमेंट्स यहाँ पर भारत की तरफ से किए गए G20 समिट को लेकर, उसको लेकर लोग जो है वो संतुष्ट ही ज्यादातर लोग थे। और काफी तारीफ भी उन्होंने की कि अरेंजमेंट जो है वो काफी अच्छे तरीके से भारत ने इस पूरे समिट का किया, क्योंकि 2 दिन दिल्ली पूरी तरह से बंद थी ट्रैफिक के लिहाज से। और यहाँ पर भी बहुत ही अच्छे एक्सटेंसिव इंतजामात जो हैं वो किए गए कि किसी तरह की कोई दिक्कत ना हो। मेडिकल सुविधा से लेकर के वर्क स्टेशन, साथ ही ट्रांसलेशन की तमाम सुविधाएं, जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेस हुई वहां पर 20 क्योंकि देश है तो 20 मुल्कों की भाषा के जो ट्रांसलेशन थे वो अवेलेबल थे। प्रेस कॉन्फ्रेंसेस जब यहाँ पर हुई तो तमाम तरह के अरेंजमेंट्स, छोटी से छोटी जो निटी ग्रिटीज थी उनको भी ध्यान रख करके तमाम अरेंजमेंट्स जो हैं वो जो ऑफिसर्स इस अरेंजमेंट में लगे हुए थे उन्होंने क्या, खाने पीने से लेकर, हालांकि पूरा मेन्यू जो था वो वेजिटेरियन था, लेकिन फिर भी इस बात का जरूर ध्यान दिया गया कि जो वेजिटेरियन मेन्यू है उसमें भारत के तमाम जो राज्य हैं उनकी जो डेलिकेसीज हैं उनको सर्व किया जाए, चाहे बात मीठे की हो या फिर बात हो खान पान की, सब्जियों की या कुछ और। अतिथि देवो भव, यही भारत का मूल मंत्र है। भारत की जो मेजबानी है, जो मेहमान नवाजी है, वो तो फेमस है ही, प्रसिद्ध है ही। और क्यों फेमस है वो भारत ने एक बार फिर से दिखा दिया जब विदेशी मेहमान भारत की धरती पर आए, जब दुनिया की महाशक्तियां भारत में आकर मिल रही थी। तो वही मेजबानी, वही अतिथि देवो भव की जो एक फीलिंग थी वो भारत की तरफ से जरूर दिखाई गई। विजयलक्ष्मी, आप बने रहिएगा हमारे साथ, लगातार आपसे जानकारी लेते रहेंगे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी चूंकि आपसे थोड़ी देर बाद भारत मंडपम में हॉल नंबर 4 में आएंगे, इसकी तस्वीर हम आपको दिखाएंगे। लेकिन फिलहाल आगे बढ़ते हैं, क्योंकि एक तरफ जहां पीएम मोदी की तारीफ हो रही है, भारत और भारतीयता की चर्चा हो रही है, वहीं राहुल गांधी यूरोप दौरे पर हैं। पेरिस में उन्होंने पीओ यूनिवर्सिटी के छात्रों को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने बताया कि उन्होंने हिंदू धर्म की काफी किताबें पढ़ी हैं,
लेकिन जो बीजेपी कर रही है उसमें हिंदुत्व जैसा कुछ भी नहीं है। इसके साथ ही इन्होंने ये भी कहा कि हमारे अलायंस के इंडिया नाम रखने के बाद ये लोग देश का नाम भी बदलना चाहते हैं। Look, I've read the Gita, I've read number of the Upanishads, I've read many Hindu books. There's nothing Hindu about what the BJP does. Nothing Hindu about what they do. Right? India, that is Bharat, is a union of states. People who want to change the name of anything are basically trying to deny history. We will have to make examples of people. We'll have to make sure that some of the people who have done what they have done pay a significant price for what they've done. So that anybody who's thinking about doing it again understands that they will also pay the price for attacking the soul of India. When we use words like democracy, what we are actually talking about is the voice of people. Our leader, Mahatma Gandhi, said it best when he said that the most important voice is the one that's last in the line. तो एक तरफ पूरी दुनिया में भारत के नाम का डंका बज रहा है, वहीं दूसरी तरफ राहुल गांधी विदेशी दौरे पर हैं और इस दौरान उनकी तरफ से लगातार बयान दिए जा रहे हैं और विदेश की धरती पर जाकर एक बार फिर से वो सरकार को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। लेकिन इन सब के बीच इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता है कि G20 का सफल आयोजन भारत ने करके दिखाया है। ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत की अध्यक्षता में आया है और इसीलिए भारत का लोहा पूरी दुनिया मान रही है। मेरे साथ इस वक्त दो खास मेहमान हैं। जेके त्रिपाठी पूर्व राजदूत स्टूडियो में मेरे साथ हैं। SD मुनि पूर्व राजदूत भी इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। बहुत स्वागत है आप दोनों का। SD मुनि साहब, मैं आपके पास ही सबसे पहले आ रही हूँ। भारत की सफल मेजबानी जिसकी चर्चा पूरी दुनिया में हो रही है, हालांकि सियासत के अपने रंग हैं, इस पर सियासत भी जमकर हो रही है, सरकार पर भी छींटाकशी की जा रही है, इस पर भी चर्चा करूंगी। लेकिन फिलहाल ये जो सफल आयोजन G20 का हुआ है, इसे आप किन शब्दों में पिरोएंगे या कैसे बताएंगे कितनी बड़ी उपलब्धि भारत के नाम जुड़ गई है? देखिए, भारत ने जो G20 में किया है उससे एक बात जो स्पष्ट होकर सामने आती है कि हम जोड़ने वाले देशों में हैं। हम वो देश हैं क्योंकि जब G20 हमने लिया तो सारे विश्व में एक तरह से पोलराइजेशन हो रहा था। रूस और चीन एक तरफ हो गए, लेकिन अमेरिका यूरोप का रूस से प्रॉब्लम है, अमेरिका का चीन से प्रॉब्लम है और उसकी वजह से सभी और देशों पे ये प्रेशर था कि वो या तो इधर बोलें या उधर बोलें। तो इस टूट को, इस डिवीजन को, इस विभाजन को पाटने का एक जो प्रयास है वो G20 से स्पष्ट निकल के आया है। दूसरा ये है कि भारत का जो अपना प्रोफाइल है, कल्चरल प्रोफाइल हो, डिप्लोमेटिक प्रोफाइल हो, इकोनॉमिक प्रोफाइल हो, डिजिटल मामले में जो हमने प्रगति की है, उसको दुनिया के सामने रखने का एक सफल प्रयास किया गया है, जिससे और देशों को ये पता लगेगा कि क्या भारत की क्षमताएं हैं, क्या पोटेंशियल है इसका। हालांकि ये मानना चाहिए कि जो G20 के देश हैं सारे के सारे, उसमें पर कैपिटा इनकम हमारी अभी भी बहुत कमजोर है और इनइक्वालिटी भी बहुत सारी है, उसको हमें सुधारना पड़ेगा। लेकिन कई सारे ऐसे क्षेत्र हैं जहां पर दुनिया नहीं पहुंच पाई है और वो है टेक्नोलॉजी को जनता के लेवल पे पहुंचाना। और इससे बहुत बड़ा सबक एक दिया जाएगा कि कहीं न कहीं पर दुनिया उसको माने, उसको पहचानने की कोशिश करे। तीसरी एक और बात है कि हम देखिए, नॉन अलाइनमेंट के वक्त से, हम नॉन अलाइनमेंट की आज चाहे कितनी आलोचना कर दें, लेकिन नॉन अलाइनमेंट के वक्त से हम लोग डेवलपिंग कंट्रीज का नेतृत्व कर रहे हैं। G77 के नाम से भी हमने किया, न्यू इंटरनेशनल इकोनॉमिक ऑर्डर की बात आई, वहां पर भी भारत सबसे आगे था और वही बात दोबारा पुरजोर शक्ति के साथ में विश्व के सामने हमने लाके रखा है। और खास तौर से जो अफ्रीकन यूनियन को G20 का मेंबर बनाया है, उससे ग्लोबल साउथ का स्वरूप पूरा होता है। पहले सिर्फ अफ्रीका से एक कंट्री था, इतनी बड़ी पॉपुलेशन, इतना बड़ा कॉन्टिनेंट और उसका रिप्रेजेंटेशन नहीं हो, उससे एक और सबक जाता है आगे। पता नहीं दुनिया उसको सबक को किस ढंग से लेगी कि जो भी अंतरराष्ट्रीय संस्थाएं बनी है वर्ल्ड वॉर II के बाद में,
उसमें हमेशा पश्चिमी देशों का बोलबाला रहा है, दबदबा रहा है। और उस वजह से जो डेवलपिंग कंट्रीज हैं, जो प्रताड़ित कंट्रीज थे, उनको अलग रखा गया। उन संस्थाओं की दोबारा से संरचना करने की आवश्यकता है। सिर्फ G20 में ही नहीं, यूनाइटेड नेशंस में, सिक्योरिटी काउंसिल में, IMF को ले लीजिए, जो मल्टीलेटरल डेवलपमेंट बैंक्स की हम बात करते हैं, उनका ढांचा जो है उसको सुधारना है। तो ये भी एक बहुत बड़ा मैसेज है जो भारत ने दिया है। देखिए, एक तरफ भारत की तरफ से जो तमाम मैसेज गए हैं उसकी चर्चा एसडी मुनी साहब हम भी कर रहे हैं और पूरी दुनिया भी कर रही है। एक चर्चा भारत में G20 के आयोजन से पहले भी और आयोजन के बाद भी लगातार हो रही है। मैं लौटूंगी आपके पास, मैं त्रिपाठी जी आपसे इसका जवाब चाह रही हूँ। वो भारत और इंडिया को लेकर है। अभी जो हम वीडियो दिखा रहे थे वो वीडियो राहुल गांधी जी की है। इसमें भी भारत का नाम अगर भारत हो जाएगा या भारत हम ऑफिशियली लिखने लग जाएंगे तो इसे बताया है अटैक ऑन द सोल ऑफ कंट्री। क्या इसे इस तरीके से देखा जाना चाहिए? क्या इतना कुछ बदल जाएगा अगर भारत शब्द का इस्तेमाल होने लग जाएगा? प्राची, बिल्कुल नहीं। ये सिर्फ एक बहाने की बातें हैं आलोचना करने के लिए। राहुल गांधी कह रहे हैं कि भारत, इंडिया जो भारत है राज्यों का एक समूह है। तो अगर हम उसको भारत नाम रहने देंगे, इंडिया की जगह भारत कहेंगे, तो क्या वो राज्यों का समूह नहीं रह जाएगा? जिस क्षण हम भारत कहेंगे उस क्षण वो डिसइंटीग्रेट हो जाएगा। पता नहीं ये कहाँ कहाँ से तर्क राहुल गांधी ले आते हैं और कैसे तर्क ले आते हैं। भारत कहिए या इंडिया कहिए, तुर्की को तुर्कीये कहा गया तो तुर्की ख़त्म हो गया, तुर्की का स्वरूप तो वही रहा। तो ये जो है ये एक मानसिकता है, वही मानसिकता जो मैं कह रहा हूँ कि कुछ लोग चमत्कार करते हैं, कुछ लोग चमत्कार होता हुआ देखते हैं और कुछ लोग इस बात पे आश्चर्यचकित रह जाते हैं कि चमत्कार हुआ कैसे। तो ये तीसरे लोगों में से हैं। जनता तो चमत्कार होते देख रही है, सरकार चमत्कार कर रही है। ये लोग हैं कि जो चमत्कार से बड़े असहज होते हैं, इनको विश्वास नहीं होता कि ऐसा हो सकता है, इसलिए जा कर के उसको ये इनके प्रकार किसी तरह से भी किसी भी फॉर्मेट में किसी भी प्लेटफॉर्म पे उसकी बुराई करने लगते हैं। मैं ये कहता हूँ कि भाई आप किसी व्यक्ति की नीतियों की, किसी पार्टी की नीतियों की, किसी सरकार की नीतियों की बुराई कीजिए, लेकिन जब आप व्यक्ति विशेष की बुराई करने लगते हैं, आप ढूंढ करके कमियां निकालने लगते हैं, तो वो बात बर्दाश्त से बाहर हो जाती है। आपको अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है, आप किसी की बुराई कीजिए, प्रश्न पूछने का अधिकार और प्रश्न पूछना भी चाहिए, ताकि विपक्ष, अगर सशक्त विपक्ष प्रश्न नहीं पूछेगा तो कोई भी सरकार होगी वो अपने रास्ते से भटक जाएगी जी। तो लेकिन ये प्रश्न पूछना चाहिए, लेकिन ऐसी जो चीज़ों पे प्रश्न पूछिए जहाँ की कुछ उसका फ़ायदा हो। मुझे याद है 2-3 साल पहले की बात है, राहुल गांधी जी रक्षा समिति में, पार्लियामेंट की रक्षा समिति में थे। हर महीने मीटिंग होती है, 12 महीने नहीं गए। 13वें महीने जब गए तो उन्होंने एक बड़ा ही ऊंचा प्रश्न पूछा कि क्या ये सच है कि मिलिट्री में ऑफिसर्स का खाना अलग किस्म का और जवानों का खाना अलग किस्म का होता है। मतलब 12 महीने में आपको सिर्फ यही समझ में आया कि ये सबसे बड़ा, सबसे महत्वपूर्ण सवाल होगा भारत की रक्षा नीति पे। तो मैं और कुछ नहीं कहना चाहता, मैं यही कहूँगा कि कम से कम इतना डेकोरम का ध्यान रखिए कि जब कोई बड़ा या अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन या कोई इवेंट हो रहा हो और वो अच्छा हो तो उसकी तारीफ कीजिए। G20 में पानी भरने की बुराई कर ली गई, ये नहीं किया गया कि इतने लोगों को बुला करके इतने अलग अलग, जैसा कि प्रोफेसर मुनी ने कहा, वारिंग फैक्शंस थे, अलग अलग ध्रुव के लोग थे, उनको बुला के हमने एक घोषणा पत्र जिसके बारे में कोई उम्मीद नहीं करता था, यानी जो अच्छाई है वो नजर नहीं आ रही, लेकिन जो बुराई है उसे जरूर पूरे देश के सामने भी रखने की कोशिश की जा रही है और पूरी दुनिया के सामने रखने की कोशिश की जा रही है। एसडी मुनी साहब, इसी कड़ी में एक तरफ हम भारत की डिप्लोमेसी की चर्चा कर रहे हैं, हम ये बता रहे हैं कि भारत कितना मजबूत है, कैसे साउथ ग्लोबल की आवाज बन रहा है, कैसे ज्वाइंट डिक्लेरेशन भारत की अध्यक्षता में आ गया। दूसरी तरफ इसे पाखंड जैसे शब्दों से नवाजा जा रहा है।
कांग्रेस के नेता जयराम रमेश ट्वीट कर रहे हैं, बड़ा सा एक उन्होंने लेटर लिखा है, एक बड़ा सा बयान उन्होंने जारी किया है जिसमें वो कह रहे हैं कि आप पृथ्वी की बात कर रहे हैं, आप जंगल की बात कर रहे हैं, लेकिन अपने ही देश में आप इस तरफ ध्यान नहीं देते। ये G20 में आपका ये जो आयोजन है ये एक पाखंड है, क्या ये शब्द सही है ऐसे वक्त में? जी देखिए, मैं आप गलत आदमी को गलत सवाल पूछ रही हैं। मैं आंतरिक राजनीति की बात यहाँ नहीं करना चाहता हूँ और उसमें ना किसी व्यक्ति विशेष को ना किसी पार्टी के बारे में कुछ भी कहना चाहता है। लेकिन जो त्रिपाठी जी ने बयान दिया था, मैं वैसे त्रिपाठी जी की बहुत इज्जत करता हूँ, सभी बातें उनकी मानता हूँ। मेरे दिमाग में सिर्फ एक ही प्रश्न है, अगर भारत नाम बदलना है तो शुरू से क्यों नहीं किया गया? इसी घटना पे, इसी मौके पे इसकी क्या जरूरत आ गई? ये सरकार पिछले 9 साल से यहाँ पर है और अगर ये इसका इरादा है तो इसीलिए सवाल उठते हैं, इसीलिए लोग उठाते हैं। मुझे किसी पार्टी से कोई मतलब नहीं है, मुझे राहुल गांधी या कांग्रेस को पक्ष देने में कोई मतलब नहीं है, लेकिन एक आम आदमी के दिमाग में ये सवाल उठता है कि एकदम से ये क्या हुआ? इसके पहले न कोई घंटी बजी, न कोई सचेतक संदेश दिया गया, ये एकदम से क्या हुआ? तो ये ठीक नहीं है। अगर राजनीति नहीं करनी है तो ऐसे ऐसे कदमों को भी अलग रखना चाहिए, खास तौर से अंतर्राष्ट्रीय समुदाय में, अंतर्राष्ट्रीय घटना पर। मैं आपसे ये समझना चाह रही थी SD मुनि साहब, सियासत पर चर्चा आज हमें भी नहीं करनी चाहिए और चर्चा हम कर भी नहीं रहे, लेकिन जहन में जो एक प्रश्न आया वो ये कि जब वर्ल्ड लीडर्स हमारे देश में आ रहे हैं, जब महाशक्तियों का मिलन हमारे देश में हो रहा है, गलत शब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। आई एग्री विद यू। जो आपने कहा ना पाखंड वाखंड का, ये सब बचपना है, छोटापन है। अगर हम छोटे लफ्ज इस्तेमाल करते हैं तो अपना ही छोटापन दिखाते हैं, किसी और का। ये बात सही है, लेकिन मैंने जैसे कहा ना, ये डोमेस्टिक पॉलिटिक्स हमारी पिछले कुछ सालों से बहुत बदल गई है और मैं उसमें मुझे वो दलदल लगता है, उसमें नहीं जाना चाहिए। नहीं, मैं पॉलिटिक्स पर आपसे कमेंट चाह भी नहीं रही सर, मैं बस इतना आपसे जानना चाह रही हूँ कि डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पर भी क्या बाहर से आने वाले लोग नजर रखते हैं? क्या इससे भी कोई इमेज बनाई जाती है किसी भी देश की, या जो इमेज बन रही है उस पर डेंट लग सकता है? नहीं, बराबर बनाई जाती है। देखिए, जो भी विदेशी लोग यहाँ आएंगे, वो कॉन्फ्रेंस हो रही है, कॉन्फ्रेंस का माहौल है, उस पर ध्यान रखेंगे, लेकिन कानाफूसी करते हैं कि यहाँ क्या हो रहा है, किस जगह क्या हो रहा है। और मैं आपको याद दिलाऊं इसमें, क्योंकि ये राजनीति, अंतर्राष्ट्रीय राजनीति की बात है। जी जी। ओबामा जब दूसरी बार भारत आए थे तो उन्होंने अपने आखिरी भाषण में हमारे यहाँ पर रिलीजियस यूनिटी की बात कही थी। जो यूएस की कांग्रेस है वो साल दर साल रिलीजियस फ्रीडम और रिलीजियस यूनिटी की बात करके हिंदुस्तान का नाम उछालता है और दूसरे कंट्रीज का नाम भी उछालता है। इसीलिए हम देखिए ग्लोबलाइज्ड वर्ल्ड में रह रहे हैं, हम लोग शीशे के दरवाजों में, शीशे की दीवारों में बैठे हुए हैं। ये समझना कि जो हम कर रहे हैं यहाँ पर वो किसी और को पता नहीं लगेगा या और लोग उसके बारे में नहीं सोचेंगे, ये भ्रांति है। दुनिया, हम भी करते हैं, हम नजर करते हैं। देखिए, मैं नेपाल पे बहुत कुछ लिखता हूँ और जब कभी उनकी डोमेस्टिक पॉलिटिक्स पे मेरा कोई कमेंट आ जाए तो नेपाली लोग बहुत नाराज होते हैं कि आप ये ना इंटरफियर कर रहे हैं हमारे। इंटरफियरेंस नहीं है, ये ग्लोबलाइजेशन है। हम लोगों को खास तौर से डेमोक्रेटिक कंट्रीज में ये हक है कि हम अपने देश को भी देखें, दूसरों को भी देखें, और जैसा उचित दिमाग में आए उसमें अपशब्द नहीं इस्तेमाल करना चाहिए। मैं आपकी बिल्कुल एग्री करता हूं उससे, लेकिन उसके ऊपर टिक्का टिप्पणी करने से रोक नहीं सकता कोई। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका, आप देख रहे हैं इंडिया टीवी। विश्व गुरु भारत कैसे बन रहा है उसकी झलक पूरी दुनिया देख रही है, लेकिन इन सब के बीच इस पर राजनीति भी जमकर हो रही है। इन सब के बीच राहुल गांधी विदेश में जाकर जो राग अलाप रहे हैं उस पर कई सवाल खड़े होते हैं। शहजाद पूनावाला जी हमें ज्वाइन कर चुके हैं। शहजाद पूनावाला जी, जहां चर्चा आज भारत के गौरव पर होनी चाहिए, जहां भारत का जो मान बढ़ रहा है उसे भी एड्रेस करना चाहिए, वहां राहुल गांधी आज एक बार फिर से कह रहे हैं और हिंदुत्व का पाठ पढ़ा रहे हैं आप लोगों को। कह रहे हैं बीजेपी जो हिंदुत्व बताती है वो हिंदुत्व है ही नहीं। देखिए, आज तो ऐसा क्षण है कि 140 करोड़ लोगों को ही नहीं बल्कि पूरी मानवता को गर्व हो रहा है कि जो उपलब्धि G20 के माध्यम से पूरी दुनिया ने प्राप्त की है। परंतु दूसरी ओर देखिए, एक समूह है जो G3 में निपट चुका है,
तीन परिवार के सदस्य हैं और किस प्रकार से कुछ लोगों की फितरत होती है विघ्न संतोषी बनने की, मतलब कि विघ्न उत्पन्न उसी में उनको संतोष है। तो इसीलिए आज जब पूरे दुनिया का समर्थन भारत के साथ है, उसकी वसुदैव कुटुंबकम की सनातन परंपरा के साथ है, तो दूसरी ओर वही लोग बोल रहे जो सनातन समाप्ति के लिए लगे हुए थे। अब बताइए कि अगर उन्होंने उपनिषद जरूर पढ़ी है, उन्होंने गीता जी पढ़ी है, तो गीता जी में कहाँ लिखा है कि वो जिहाद का संदेश है, जैसे शिवराज पाटिल ने बताया था? क्या गीता जी में लिखा है कि हिंदुत्व या हिंदू धर्म जो है वो आतंकवाद को बढ़ावा देता है? क्या गीता जी और उपनिषद में लिखा है कि जिस प्रकार से उन्होंने भगवा आतंक कहा था उनकी पार्टी के लोगों ने, या जिस प्रकार से उन्होंने राम जी के अस्तित्व को ही नकारा था, ये कौन से उन्होंने वेदा या उस सेक्रेट टेक्स्ट में पढ़ा है? जिस प्रकार से उनके ही नेता परमेश्वर जी ने कहा था कि देखिए हिंदू जो है उसका जन्म क्या हुआ है, कब हुआ है, इसके बारे में कोई जानकारी नहीं। तो मुझे लगता है कि यदि उन्होंने सही मायनों में केवल पढ़ा ही नहीं, आत्मसार भी किया है, तो उनको तो अपने नेताओं से और उदयनिधि स्टालिन से सवाल पूछना चाहिए पहले तो। और दूसरी बात यह है कि देखिए अब एक मनोवृत्ति बन चुकी है कि जब भी भारत की कोई उपलब्धि होती है तो किस प्रकार से कभी उस भारत की उपलब्धि को कमतर करके दिखाने की कोशिश करना। जब हम लोग डिजिटल पेमेंट की ओर बढ़ रहे थे तभी यही समूह ने जिस प्रकार से कहा था कि ये तो कभी सफल हो ही नहीं सकता। आज जब भारत G20 से पहले उनके सुर क्या थे कि कोई डिक्लेरेशन नहीं निकलेगा, डिक्लेरेशन भी आ गया। फिर उन्होंने कहा कि दोनों साइड नहीं मानेंगे, तो अमेरिका भी कह रहा है कि ये बहुत बड़ा डील था और रशिया के लोग भी कह रहे हैं कि ये माइलस्टोन था। फिर उन्होंने कहा कि इससे होना जाना कुछ नहीं है, केवल खर्चा बढ़ाने का काम है। आज G20 G21 बन चुका है। किस प्रकार से भारत ने एक रोड मैप दिया, ये सारी चीजें हैं। परंतु राहुल गांधी को केवल वन फैमिली में ही सब कुछ अपना फ्यूचर और अर्थ दिखता है, और हम लोग वो है जिन्होंने वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर का एक प्रकार से नारा दिया है। तो मुझे लगता है कि वन फैमिली में ही सब कुछ देखने वाले लोगों को इसमें देश की उपलब्धि नहीं दिखेगी। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं हमारी मां कवरेज। लगातार G20 का आयोजन सफल रहा, भारत के नाम का डंका पूरी दुनिया में बज रहा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अब से कुछ देर बाद भारत मंडपम में पहुंचेंगे, उस जगह पर जहां इंटरनेशनल मीडिया कवरेज कर रही थी, जहां तमाम जो मीडिया के सहयोगी हैं वो वहां पर थे। विजयलक्ष्मी मेरी सहयोगी इस वक्त मौजूद हैं। विजयलक्ष्मी, कितना वक्त और लग रहा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पहुंचने में? देखिए प्राची, अब यहाँ ऑलमोस्ट तैयारियां पूरी हो गई हैं और अब लगता है चंद मिनटों में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंच जाएंगे, क्योंकि G20 का आज का उनका जो स्केड्यूल था वो बहुत बिजी था। कुछ बायलेटरल मीटिंग्स थी उनकी, कुछ लंच पर बायलेटरल मीटिंग आज उनकी हुई, वर्किंग लंच फ्रेंच के प्रेसिडेंट के साथ हुआ, और उसके अलावा तमाम मीटिंग्स उनकी होनी थी, कनाडा से, ब्राजील से, आज पुल असाइड मीटिंग्स होनी थी। और देखिए अभी यहाँ पर तैयारियां पूरी हो गई हैं। दरवाजे जो हैं हॉल के वो अभी थोड़ी देर पहले बंद किए गए हैं और तमाम सिक्योरिटी पर्सनल जो हैं वो एकदम एक्टिव, हालांकि सिक्योरिटी पर्सनल हमेशा एक्टिव मोड में ही रहते हैं, लेकिन अभी क्योंकि ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री थोड़ी देर में यहाँ पहुंचने वाले हैं, तो थोड़ा यहाँ पर तमाम लोग जो हैं सिक्योरिटी पर्सनल खासतौर पर एकदम अटेंटिव होकर खड़े हुए, और मीडिया का काफी जमावड़ा यहाँ पर है। जिस तरह से 3800 के करीब पूरे दुनिया से जो है रजिस्ट्रेशन हुए थे, हालांकि 3000 के करीब हमें बताया गया कि पत्रकार यहाँ पर पहुंचे जो जिन्होंने कवर किया, उसमें इंडियन मीडिया भी इंक्लूड है, और बाहर से जो कंटिंजेंट मीडिया कंटिंजेंट G20 देशों से जो है वो भी इसको कवर करने के लिए आए। अब से थोड़ी देर में प्रधानमंत्री यहाँ पर पहुंचेंगे, और ये मीडिया हॉल है प्राची। पिछले 2 दिनों में यही जगह, यही हॉल जो है वो मीडिया की तमाम एक्टिविटीज का केंद्र रहा। यहीं से पूरी दुनिया ने G20 समिट में क्या हो रहा है उसकी तस्वीरें इसी जगह से तमाम न्यूज चैनल्स ने लाइव ब्रॉडकास्टिंग के जरिए पहुंचाई, क्योंकि बड़े बड़े मॉनिटर, बड़े बड़े स्क्रीन यहाँ पर इस हॉल में लगाए गए हैं, जिस पर जो फीड है, जो अंदर समिट वेन्यू में जो भी घट रहा था वो फीड यहाँ पर बड़े बड़े मॉनिटर्स पर जो है दर्शाई जा रही थी। तो मीडिया के लिए वहीं से तमाम जानकारी अंदर समिट में क्या हो रहा है वो आ रही थी। बहरहाल अभी जो है तमाम लोग वेट कर रहे हैं, मीडिया जो है जहां पर विजयलक्ष्मी इंतजार है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे ही आएंगे वो तस्वीरें हम अपने दर्शकों तक पहुंचाएंगे। आप हमारे साथ लगातार बनी रहिए ताकि हर एक हलचल हम अपने दर्शकों तक पहुंचा सकें। शहजाद, ये जो आयोजन हो रहा है और जिस तरीके से सरकार की वाहवाही हो रही है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की वाहवाही हो रही है, और पूरी दुनिया के जितने भी वर्ल्ड लीडर्स हैं वो एक अलग छवि भारत की लेकर जा रहे हैं, ऐसे में प्रधानमंत्री का आज उन शिल्पकारों के बीच में भी जाना, मीडिया सेंटर में भी जाना, ये किस तरफ इशारा कर रहे हैं आप लोग?
देखिए, अगर आप इस G20 की तुलना किसी और G20 से करें तो केवल ये आउटकम डॉक्यूमेंट ओरिएंटेड नहीं, ये एक्शन ओरिएंटेड रहा है। एक तो इसका पूरा स्वरूप बदल दिया गया है, अगले वर्ष से G21 होगा क्योंकि अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ दिया गया है। दूसरा, इसको जीडीपी केंद्रित जो अब तक हुआ करता था कि कौन सी इकोनॉमी की कितनी जीडीपी है उस आधार पर तय किया जाता था, अब वो आधार बदलकर मानव केंद्रित कर दिया गया है और इसीलिए एयू को भी, अफ्रीकन यूनियन को भी जोड़ना उसी दिशा में एक कदम था। तीसरी बात जो यहाँ पर की गई है कि इसको पहली बार पीपल्स G20 बनाया गया है। पहले तो कुछ एम्बेसडर्स और बड़े बड़े जो विशेषज्ञ हैं वही लोग बैठकर तय करते थे, परंतु इसको 200 से अधिक मीटिंग्स के द्वारा 60 से अधिक शहरों में ले जाकर जिस प्रकार से जन भागीदारी का एक मॉडल जो प्रधानमंत्री मोदी की डोमेस्टिक स्कीम्स में तो दिखाई देता है, परंतु अंतर्राष्ट्रीय पटल पर भी सबका साथ, सबका विकास, सबका प्रयास और जन भागीदारी का जो एक मॉडल तय किया गया है, इसी की देखा देखी आप देख सकते हैं कि हर उस व्यक्ति को अपना G20 लग रहा है, ये पीपल्स G20 लग रहा है। और इसीलिए आज G20 का भी प्रोफाइल जिस प्रकार से बढ़ा है, उसकी जिस प्रकार से चर्चा हुई है, उसको एक प्रकार से स्थापित करने का काम भारत से हुआ है। और इसीलिए मैं कहता हूं कि ये केवल एक पार्टी या सरकार की उपलब्धि नहीं है, 140 करोड़ लोगों की उपलब्धि है, पूरी मानवता की उपलब्धि है। परंतु दुख की बात यह है कि अब भी कुछ लोग इसमें केवल और केवल कहां कमी रह गई उसको देखने में ज्यादा दिलचस्पी दिखा रहे हैं, ना कि ये कि क्या क्या हासिल हुआ। ये तो वही लोग थे ना, क्या कह रहे थे स्टार्टिंग में कि ये तो रूटीन का मामला है, क्या करने की जरूरत है। भाई स्वरूप बदल दिया। फिर कह रहे थे दिल्ली डिक्लेरेशन नहीं आएगा, दिल्ली डिक्लेरेशन आ गया। फिर कह रहे थे कि कुछ हासिल नहीं होगा, उसमें कितनी बड़ी इकोनॉमिक कॉरिडोर की एक उपलब्धि हासिल हुई है। तो मुझे लगता है कि ऐसे लोगों को देखना चाहिए कि ये आज पूरे मानवता के लिए एक उत्सव का क्षण है। त्रिपाठी जी, G20 इससे पहले जहां जहां भी आयोजित हुए उससे जोड़कर, उससे कंपैरिजन अगर हम भारत का करें तो यहां से G20 की दशा और दिशा कैसे बदल रही है? एक अभूतपूर्व कदम भारत की तरफ से उठाया गया, अफ्रीकन यूनियंस को इसमें जोड़ा गया है, इसके साथ साथ और क्या बदल रहा है अब इस समूह में? देखिए, उसके पहले मैं एक चीज़ ये कहना चाहूँगा कि हम अपनी G20 की प्रशंसा करें तो वो थोड़ा अच्छा नहीं लगता, लेकिन अमेरिकी राजदूत ने कहा, बाइडेन ने कहा कि जितनी बढ़िया ये G20 हुई है इतनी पहले कभी कुछ नहीं हुई। तो ये तो वो चीज़। अब आगे कैसा स्वरूप बदल रहा है, जैसा कि शहजाद भाई ने बताया कि एक तो ये पीपल्स समिट हो गई, पीपल्स मीटिंग हो गई। अब आगे ब्राज़ील को भी ये करना पड़ेगा। ब्राज़ील ने बता भी दिया है कि 20 शहरों में 40 या 50 मीटिंग करेंगे वो, क्योंकि वो इतना ही कर सकते हैं, इससे ज़्यादा नहीं कर सकते, हो सकता थोड़ा बहुत और कर लें। G20 का जो ऑप्टिक्स का जो अरेंजमेंट का वो था, वो तो खैर न भूतो न भविष्यति वाली बात है, वो तो कोई नहीं कर सकता, ब्राज़ील भी नहीं कर सकता क्योंकि हमने बार इतना रेज कर दिया। लेकिन ये बार सिर्फ उसके लिए नहीं रेज किया है। अब ये है कि अब और भी देशों में जो गरीब देश हैं, लैटिन अमेरिकन देश हैं, वहाँ पर भी ये होगा कि हमको भी इंक्लूड किया जाए, क्योंकि हमारी भी भागीदारी इसमें हो, कैरेबियंस को इंक्लूड किया जाए। और वो देखिए धीरे धीरे होगा। अब ये एक तरह से, अब टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स देखिए, अगर 55 मिला दीजिए अफ्रीका के, अभी हालांकि एक समूह के रूप में, तो वो 77-78 हो जाएंगे। दैट विल सरपास G77। तो ये आगे बढ़ेगा। और इसके अब अभी तक तो 3 वर्टिकल्स थे, अब 3 से ज़्यादा भी वर्टिकल होंगे, क्योंकि हमने एक बार बढ़ा दिया, जो सेट कर दिया स्टैंडर्ड, उससे नीचे करने का, सब्सटेंटिव में भी अगर कोई नीचे करेगा देश तो वो उसके लिए उसकी प्रतिष्ठा को धक्का पहुंचेगा। तो ये बड़ा, मुझे तो ताज्जुब भी हो, मुझे तो डर ये लग रहा है कि अगला तो ब्राज़ील में है, उसके बाद का चीन में है। चीन क्या और कितना कर सकेगा, कितने लोगों के बीच में समन्वय बैठा पाएगा, कितने लोग आ पाएंगे और कितनी जन भागीदारी होगी चीन के तथाकथित डेमोक्रेसी को देखते हुए। तो ये मुश्किल है। लेकिन एक चीज़ तो ये कि एक रास्ता बना दिया गया है, उस पे चलने का भारत ने एक रास्ता दिखा दिया, उस रास्ते पे चलना होगा। हालांकि एक मेरा वर्ड ऑफ कॉशन ये है कि बहुत बड़ा हो जाता है कोई ऑर्गेनाइजेशन तो अनमैनेजेबल हो जाता है। वो ध्यान में रखा जाए कि वैसा ना हो, इतना बड़ा हो कि आराम से मैनेज कर सके। डिसेंशंस होंगे,
लेकिन जिस समन्वय का जिक्र आप कर रहे हैं, उस समन्वय का जिक्र सबसे ज्यादा हो रहा है शहजाद। जो मुश्किल थी मौजूदा सरकार के सामने, G20 ऐसे वक्त में हो रहा था जब रूस और यूक्रेन को लेकर ये दुनिया दो धड़ों में बटी हुई थी। ऐसे लोगों को एक टेबल पर आप लोग लेकर आए, जॉइंट डिक्लेरेशन भी हो गया। हालांकि इस देश में ही कुछ लोग थे जो ये कह रहे थे पहले कि G20 एक फेल्योर होगा, ज्वाइंट डिक्लेरेशन हो तब हम मानेंगे। अब ज्वाइंट डिक्लेरेशन भी हो गया, कुछ लोगों ने स्वागत भी किया है, जैसे कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं शशि थरूर, दिल खोलकर वो स्वागत भी कर रहे हैं। ये कितनी बड़ी चुनौती थी और अब इससे क्या संदेश जा रहा है? देखिए, इसमें अगर पर्टिकुलरली इस सब्जेक्ट को देखा जाए तो ज्यादातर जो देश है वो देश पीस और शांति की ओर खड़े हैं, वो किसी एक साइड पर नहीं खड़े हैं। हाँ, जिन लोगों को यूक्रेन की तरफ है वो एक तरफ बात करते हैं, जो रशिया की तरफ है वो दूसरी तरफ बात करते हैं, परंतु बाकी देशों का जो नेतृत्व है वो यही कहता है कि हम तो अमन और शांति के साथ। और इसी को प्रधानमंत्री जी ने बहुत सुंदर तरीके से परिभाषित किया कि हम उस युग में है जो युद्ध का नहीं बुद्ध का है। और जब उन्होंने ये फलसफा दिया तो मानो जो सारे देश एक नेतृत्व खोज रहे थे, जैसे खास करके वैश्विक दक्षिण के देश जो है, जो अपनी समस्याओं को लेकर चिंतित थे, उनको एक नेतृत्व मिला और उनकी बदौलत ही आज हम लोगों ने एक कंसेंसस डॉक्यूमेंट बनाया है और इस जटिल विषय को भी टैकल किया। ऐसा टैकल किया कि अमेरिका के राष्ट्रीय अध्यक्ष कहते हैं कि ये बिग डील है और रशिया के लैवरोव जी कहते हैं कि माइलस्टोन अचीव किया गया है। तो दोनों के बीच का रास्ता निकालकर दोनों को कंसेंसस पर लाना। अब मैं इसमें एक और उदाहरण देता हूं, केवल एक कंसेंसस बिल्ड करना नहीं, सोल्यूशन देना भी कैसे भारत करता है और कितनी स्मार्ट तरीके से और भारतीयता को आगे रखते हुए। इस पूरे यूक्रेन रशिया क्राइसिस से एक फूड क्राइसिस पैदा हुई, जिसका कि वीट, क्योंकि शॉर्टेज हुई तो वीट के दाम और फूड ग्रेन्स के दाम बढ़ रहे हैं। तो भारत पिछले एक वर्ष से किसको बढ़ावा दे रहा है? मोटे अनाज को, क्योंकि पूरी दुनिया में तो अलग अलग प्रकार के ऑल्टरनेटिव्स आ रहे हैं, परंतु सबसे इसका उचित अगर आप देखेंगे एक ऑल्टरनेटिव है तो वो है मोटा अनाज, मिलेट्स। और मिलेट्स की सबसे ज्यादा प्रोडक्शन अगर कहीं होती है वो भारत में होती है। और हम दुनिया को एक संदेश दे रहे हैं कि हम आपको बीच का रास्ता भी बता रहे हैं और हम आपको एक सोल्यूशन भी दे रहे हैं। और इसीलिए जो मिलेट्स को प्रमोट किया जा रहा है वो केवल एक भारतीय खान पान को तो प्रमोट किया ही जा रहा है, परंतु भारत एक सोल्यूशन भी दे रहा है किस प्रकार से इस चुनौती से, वर्ल्ड हंगर की चुनौती से, इस फूड शॉर्टेज की चुनौती से निपटा जा सके। तो ये एक्शन ओरिएंटेड नेतृत्व जो प्रधानमंत्री मोदी जी ने एक नहीं अनेकों चीजों में, फाइनेंशियल इंक्लूजन हो, SDG हो, क्लाइमेट चेंज हो, इन सारी चीजों पर देने का जो उन्होंने काम किया, इसी की वजह से आज G20 इतने सफल तरीके से एक्शन ओरिएंटेड रहा, ना केवल जॉइंट स्टेटमेंट ओरिएंटेड परंतु जॉइंट एक्शन ओरिएंटेड रहा। और इसी का आप फलस्वरूप देख सकते हैं। बिल्कुल, देखिए तस्वीरें भी देखिए, ये विहंगम जो दृश्य है वो भारत मंडपम से देखने को मिल रहा है। नटराज की मूर्ति है और ये जो टिमटिमाती हुई लाइट है, ये जो चमचमाती हुई तस्वीरें हैं, ये चमचमाती हुई तस्वीर ना सिर्फ भारत मंडपम की खूबसूरती पर चार चांद लगा रही हैं, बल्कि ये चमचमाती तस्वीर हमारे देश के मान, हमारे देश के गौरव, देश के नाम के साथ भी जुड़ रही हैं। और पूरी दुनिया को एक संदेश भारत की तरफ से जा रहा है कि ये भारत अब वो भारत नहीं है जो दुनिया की महाशक्तियों के पीछे चलकर आगे बढ़ने की कोशिश करता था, बल्कि ये देश अब वो भारत है जो आगे निकलकर, जो पीछे छूट गए देश हैं उन्हें हाथ देकर आगे खींचने का मादा रखता है। जो वो देश हैं जिनकी आवाज अभी तक कोई नहीं सुन पा रहा था, जिनकी आवाज दुनिया तक नहीं पहुंच पा रही थी, जिन्हें एक प्लेटफॉर्म नहीं मिल पा रहा था, उन देशों को भारत का साथ मिल रहा है, भारत की आवाज मिल रही है। और इसीलिए G20 का ये बदला जो स्वरूप है वो नजर आ रहा है। और ये तस्वीरें भी आप उसी बदले स्वरूप से जोड़कर देख सकती हैं, क्योंकि विदेशी मेहमान अगर आए भारत में तो वो भारत की डिप्लोमेसी, भारत कितना मजबूत है, सिर्फ ये सब कुछ लेकर अपने साथ नहीं गए, बल्कि इन तस्वीरों को भी अपने जहन में कैद करके गए हैं, क्योंकि इन तस्वीरों में समाहित है भारत की पूरी संस्कृति। एक बार फिर से एक वाक्य कह सकता हूं। बिल्कुल, जो तस्वीरें आप दिखा रहे थे, एक चीज नोट करना कि शुरुआत में जब शेक हैंड हुआ तो वो कोणार्क चक्र के सामने हुआ। उसमें भारतीय संस्कृति का और भारतीय विज्ञान का परिचय मिलता है, क्योंकि उस समय पर इसी कोणार्क चक्र से सूरज और चंद्रमा की दिशाओं को देखकर समय बोला जाता था। और जो नटराज की आपने प्रतिमा का अभी उल्लेख किया है, जो भारत मंडपम के बाहर खड़ी है, जो अष्टधातु की बनी है, इसका भी एक बहुत ही बड़ा साइंटिफिक सिग्निफिकेंस है। ऐसी ही जो मूर्ति है वो सर्न के ऑफिस के बाहर खड़ी है। सर्न वहाँ वो जगह है जहाँ पर सब एटॉमिक रिसर्च होता है कि कैसे यूनिवर्स क्रिएट हुआ। और ये अगर नटराज जी की
स्टैच्यू को आप देखेंगे तो उनके 2 हाथ दाहिनी ओर है, 2 हाथ बाईं ओर है। 2 हाथ में क्या है, पहले ऊपर वाले हाथ में आप देखेंगे तो डमरू है जो निरंतरता बताता है समय का। नीचे वाला जो हाथ है राइट का, वो है अभय मुद्रा में, कि बहुत ही पीसफुल और एनलाइटनमेंट की ओर इशारा करता है। जो लेफ्ट का ऊपर वाला हाथ है उसमें अग्नि है, क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का वो एक प्रतीक है। और नीचे का हाथ जो है वो नीचे मुड़ा हुआ है, जिससे कि बताया जाता है कि कैसे एनलाइटनमेंट प्राप्त किया हुआ व्यक्ति है। जो दायां पैर है वो असुर के ऊपर है, कि इवल फोर्सेस को, मतलब कि ये सारी जो फोर्सेस है उसके ऊपर आपने एक प्रकार से अपने आप को काबू पाया है। और रिंग ऑफ फायर है जिसके बीच में नटराज जी है। तो ये रिंग ऑफ फायर जो है वो कांस्टेंट क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन का प्रतीक है यूनिवर्स का। तो इस प्रकार की सोच हजारों वर्ष से भारतीय विज्ञान में पहले से मौजूद थी, और उसी की एक प्रकार से वो परिचायक है, जो चाहे वो नटराज का स्टैच्यू हो, चाहे वो कोणार्क का चक्र हो। और भारतीय संस्कृति, भारतीय विज्ञान और भारतीय विकास का, तीनों का समागम अगर आप देखते तो ये भारत मंडपम में हो रहा है। डाइवर्सिटी एक होता है इस मंडपम में। बिल्कुल, ये जो भारत मंडपम की तस्वीरें हैं, ये भारत मंडपम की तस्वीर बता रही हैं कि ये आज का भारत है, और ये आज का भारत अपनी धमक जमाना जानता है। ये आज का भारत दुनिया की टोन सेट करना भी जानता है। एक बार फिर से विजय लक्ष्मी का रुख मैं करूंगी। विजय लक्ष्मी, अभी क्या अपडेट है आपके पास? अभी कितना वक्त और प्रधानमंत्री को लग सकता है, और प्रधानमंत्री जब यहाँ आएंगे तो क्या कार्यक्रम उनका है? देखिए, प्रधानमंत्री यहाँ पर आएंगे क्योंकि एक लंबा कॉरिडोर है प्राची यहाँ पर। तो इस कॉरिडोर में दोनों ही तरफ जो मीडिया कर्मी हैं जो कवर कर रहे थे इस इवेंट को, दोनों तरफ मीडिया कर्मी खड़े हैं। और हमें बताया गया है कि इस कॉरिडोर से प्रधानमंत्री आगे जाएंगे, और मीडिया कर्मियों से शायद जब यहाँ से जाएंगे कॉरिडोर से वॉक करते हुए तो बातचीत भी कुछ उनकी हो। अभी प्रधानमंत्री पहुंचे नहीं हैं, अभी पहुंचने में थोड़ा और समय लगेगा, इस तरह की जानकारी यहाँ पर हमें दी जा रही है। लेकिन अभी यहाँ पर तमाम मीडिया जो कर्मी हैं वो खड़े हुए हैं अपनी अपनी जगहों पर, और दोनों तरफ इस कॉरिडोर के जो है वो मीडिया की मौजूदगी है। मीडिया अपने कैमरों के साथ उत्सुकता के साथ इंतजार कर रही है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। और जिस तरीके से बहुत बड़ा मीडिया का ये हॉल नंबर 5 में इस वक्त हम खड़े हैं, ऐसे ही हॉल्स फर्स्ट फ्लोर पर भी इस तरह के हॉल्स हैं। और यहाँ पर 5 हॉल्स टोटल हैं जहाँ पर इंटरनेशनल मीडिया सेंटर को सेटअप किया गया है। भारत मंडपम जो है वो थोड़ा सा यहाँ से आगे कुछ दूरी पर वो जहाँ पर समिट हुआ वो जगह यहाँ से थोड़ी सी दूर है, 100 मीटर के करीब मान लीजिए। और ये इंटरनेशनल मीडिया सेंटर जो है, यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा रहा। और खास बात यह है कि इंटरनेशनल मीडिया सेंटर में भी कैसे भारत की झलक जो है यहाँ पर आने वाले तमाम पत्रकारों को मिले, उसका पूरा इंतजाम किया गया था। अगर आप यहाँ पर जो बड़े बड़े इंडिया की जो धरोहर को दिखाते हुए, विरासत को दिखाते हुए, पेंटिंग से लेकर के कल्चरल तमाम जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर जगह जगह पर आपको देखने को मिलेगी। और इनफैक्ट जो हॉल्स के नाम है वो या तो भारत की नदियों के नाम पर रखे गए हैं, या फिर जो प्राकृतिक कुछ जो माउंटेन्स हैं उनके नाम पर रखे गए हैं, जैसे नीलगिरी है, विंध्याचल है, अरावली है। इस तरह से जो नामकरण है वो भी कोशिश की गई है कि इस तरह से वो हॉल्स का नाम कि एक भारत की संस्कृति के बारे में पता चले। अगर कोई यमुना या गंगा या सरस्वती या विंध्याचल करके किसी हॉल का नाम है तो जाहिर है कि लोग उत्सुकतावश जरूर रिसर्च करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि ये चीज़ क्या है, इस चीज़ का नाम ऐसा क्यों रखा गया। और फिर उसमें वो भारत के इतिहास, भारत की संस्कृति जब वो रिसर्च करेंगे तो जानेंगे कि क्या है, क्या गंगा है, क्या यमुना है और क्या यहाँ पर इसका महत्व है। और देखिए, अभी सिक्योरिटी की एक और टीम, एसपीजी की टीम जो है वो यहाँ पर हॉल नंबर 5 में अभी आई है। काफ़ी अफसर हैं जो एसपीजी के वो यहाँ पर पहुँचे, और लगता है अभी थोड़ा और समय लगेगा। इस तरह के इशारे जो हैं वो एसपीजी के अफसर कर रहे हैं। लगता है थोड़ा और इंतजार करना पड़ेगा प्रधानमंत्री के यहाँ पहुँचने का। एक बात जो गौर करने वाली ये है कि आज का सेकेंड डे जरूर समिट का रहा। समिट जरूर 12:30 के करीब खत्म हो गया, लेकिन उसके बाद बायलेटरल्स बहुत सारे थे। वर्किंग लंच फ्रांस के साथ था, और उसके अलावा पुल साइड काफ़ी सारी मीटिंग्स हैं, लगभग 6-7 के करीब मीटिंग्स हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की, ब्राज़ील के साथ, कनाडा के साथ, और तमाम मुल्क हैं जिनके साथ आज पुल साइड मीटिंग्स जो है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने की हैं। इस वजह से जो मीटिंग समिट खत्म होने के
बाद जो समय रहा प्रधानमंत्री का, वो इन द्विपक्षीय वार्ताओं में या जो मीटिंग है अलग अलग राष्ट्रों के राष्ट्राध्यक्ष या प्रधानमंत्री के साथ, उनमें लग रहा है। क्योंकि समिट का अगर हम कहें, जो जॉइंट डिक्लेरेशन कल ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो अनाउंस कर दिया गया था, तो आज जो है सिर्फ एक सेशन हुआ, थर्ड सेशन वन फ्यूचर का सेशन जो है आज हुआ, और उसके अलावा काफी सारे डिग्नेटरीज वापस चले गए। लेकिन अभी भी कुछ बायलैटरल मीटिंग्स जो बच गई हैं वो आज हो रही हैं, और देर शाम तक वो बायलैटरल मीटिंग्स चल रही हैं। इस वजह से शायद प्रधानमंत्री को यहाँ आने में थोड़ी देरी हो रही है। लेकिन उस देरी के बीच में जो तस्वीरें देखने को मिल रही हैं, वो तस्वीरें अपने आप में बड़ी विहंगम है, और उन तस्वीरों पर चर्चा कर लेना बहुत जरूरी है। क्योंकि बार बार जब भारत की चर्चा होती है, जब इंडिया की चर्चा होती है, तो उसके कल्चर, उसकी संस्कृति, उसके हर एक रंग की चर्चा होती है। और कोशिश यही की गई नई दिल्ली में कि हम अगर ये बता रहे हैं कि भारत दुनिया की टोन सेट करने में कामयाब है, हम ये बता रहे हैं कि भारत अब लीडरशिप की भूमिका में आने के लिए तैयार है, तो हम ये भी बता रहे हैं कि भारत अपनी पहचान को अपने साथ लेकर चल रहा है, भारत अपनी डाइवर्सिटी को अपने साथ लेकर चल रहा है। इसलिए नई दिल्ली में अगर आप जाएंगे तो आपको हर जगह भारत की झलक मिलेगी, भारत के राज्यों की झलक मिलेगी, भारत की परंपरा क्या है, सनातनी पहचान क्या है, उसकी भी झलक आपको देखने को मिलेगी। शहजाद, क्या इसे एक बड़ी कामयाबी के तौर पर देखा जाए? क्योंकि भारत को उसकी संस्कृति से आप अलग नहीं कर सकते, भारत को उसके रंगों से आप अलग नहीं कर सकते, और वो हमने बखूबी ना सिर्फ भारत मंडपम में देखा बल्कि नई दिल्ली के अलग अलग इलाकों में देखा। देखिए, बिल्कुल आपने बिल्कुल सही कहा। और देखिए, भारत की जो पहचान है वो उसकी संस्कृति से आती है, और संस्कृति जो है एक प्रकार से हमारी बहुत ही अलग है पूरी दुनिया से। हमारी संस्कृति ने कभी भी किसी के ऊपर आक्रमण करने का संदेश नहीं दिया। हमारी संस्कृति ने ही कहा है वसुदेव कुटुंबकम, मतलब कि सभी लोगों को एक परिवार की तरह देखो। अब वन फैमिली का मतलब ये नहीं है कि हमने उसमें अलग अलग जो परिवार के सदस्य होते हैं उनकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी को खत्म किया है। हम ये कहना चाहते हैं कि जैसे परिवार में केवल टॉलरेट नहीं, स्वीकार किया जाता है, आपको सेलिब्रेट किया जाता है, ये भावना भारत की है। दूसरे देशों ने और दूसरी संस्कृतियों ने कहा है कि हम एक दूसरे को टॉलरेट करते हैं। भारत वो संस्कृति है जो कहती है हम टॉलरेट नहीं, हम स्वीकारते हैं। और इसी का एक परिचायक भारत मंडपम है, जहां पर हमने जिस प्रकार से खुले हमारे आर्म्स के साथ सबको स्वीकारा है, उसका एक परिचय। और दूसरी बात देखिए, कितना एक अनोखा एक स्थिति आया है कि जिस देश ने 200 साल तक हम पर गुलामी की, ब्रिटेन ने, आज वो ब्रिटेन एक सनातनी के भीतर ही खोज रहा है कि मुझे आगे बढ़ने का रास्ता, मार्ग जो है वो दिखाए। और इतनी गर्व की बात है कि वो व्यक्ति भी अपने सनातनी मूल को स्वीकारता है और सहज तरीके से उसको वो अपने स्लीव्स पर पहनता भी है। वो जय सिया राम ब्रिटेन की भी धरती पर करता है और यहां पर भी आता है तो अक्षरधाम मंदिर जाता है। परंतु दूसरी ओर जो हमारी ही धरोहर है, हम उसको समाप्ति की ओर ले जाने के लिए कुछ लोग यहां पर कहते हैं कि हम उसको समाप्त कर देंगे, कुछ लोग उसका मखौल उड़ाते हैं, कुछ लोग उसमें देखते हैं कि ये हिंदू है, उसका कब जन्म हुआ। तो इस प्रकार की आस्था पर चोट करने वाले, संस्कृति पर चोट करने वाले यहां पर भी है। और एक दूसरी ओर यह देखा जा रहा है कि पूरी दुनिया में सनातन परंपराओं को स्वीकारा जा रहा है, उसको अपनाया जा रहा है। और चंद्रमा तक पर भी शिव शक्ति पॉइंट जब बनता है तो चंद्रमा तक भी उसका पताका लहराता है। परंतु यहां पर कुछ लोग हैं जो उस पर सवाल खड़े करते हैं। उनको आज ये देखना चाहिए कि किस प्रकार से सनातन स्वीकार्यता पूरे दुनिया में, पूरे विश्व में उसको फैलता जा रहा है और किस प्रकार से उसको स्वीकारा जा रहा है। बिल्कुल, देखिए ये तो संदेश है ही, जैसा कि शहजाद आप जिक्र कर रहे हैं, G20 का ये खूबसूरत सा लोगो। हालांकि इस पर भी विवाद हुआ था जब G20 का लोगो जारी हुआ था। जो कमल का फूल है उसे भारतीय जनता पार्टी के चुनाव चिन्ह से जोड़कर देखा गया था, लेकिन उन सबसे बहुत आगे ये जो G20 का आयोजन है वो निकल चुका है। G20 के आयोजन ने नए आयाम छुए, नया इतिहास रचा, ऐतिहासिक कदम भारत की तरफ से उठाए गए, ऐसे कदम उठाए गए जिससे पूरी दुनिया भारत के कैलिबर को पहचान रही है, भारत को देख रही है। अब भारत लोगों के लिए, पूरी दुनिया के लिए एग्जाम्पल सेट करने की स्थिति में आ गया है। और वही चमक जो भारत की है वो इन तस्वीरों में भी देखने को मिल रही है। ये टिमटिमाती हुई जो उम्मीदें हैं जो भारत ने पूरी दुनिया में जगा दी हैं, भारत ने अपने कदमों से, अपने फैसलों से एक विजन जो भारत लेकर चला, वसुधैव कुटुंबकम, वो वसुधैव कुटुंबकम का जो विजन है भारत ने G20 के जरिए करके बताया, दिखाया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अपने समापन भाषण के दौरान भी वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर का जिक्र कर रहे थे। प्रधानमंत्री ने बताया कि हमारा काम सिर्फ इतना भर
नहीं है कि हमने साइन किया, हमने कुछ मसलों पर चर्चा की, हमने रजामंदी बनाई और हमारा काम खत्म हो गया। प्रधानमंत्री ने एक और प्रस्ताव रखा, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए जुड़ने का, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सेशन होने का, और उस सेशन का जो मकसद है वो इतना है कि जो कुछ हो रहा है उसकी समीक्षा हो पाए, जो कुछ कदम ये G20 के देश उठा रहे हैं उस समीक्षा होकर ये पता चल पाए कि काम कहां तक पहुंचा है। एक तरफ प्रधानमंत्री का ये विजन है, दूसरी तरफ ये चमचमाती हुई तस्वीरें हैं और अब इंतजार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का किया जा रहा है। एक बार फिर से विजय लक्ष्मी आपके पास आऊंगी, क्या तस्वीरें, कितनी हलचल, क्या बताया जा रहा है वहां पर, कितना इंतजार और करना होगा पीएम के आने का? देखिए अभी थोड़ा और समय लगेगा प्राची, ऐसा लगता है, क्योंकि सिक्योरिटी के कुछ लोग अभी थोड़ी देर पहले हॉल में आए हैं और जिस हॉल में हम खड़े हैं यहाँ पर मीडिया का जमावड़ा बेहद ज़्यादा है, क्योंकि कॉरिडोर बहुत लंबा है प्राची यहाँ पर, और दोनों तरफ मीडिया कर्मी काफ़ी उत्सुकता से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का इंतजार कर रहे हैं। और G20 का जिस तरीके से सफल आयोजन हुआ, जॉइंट न्यू दिल्ली का जो जॉइंट डिक्लेरेशन आया वो समिट के पहले दिन ही आ गया। दूसरे सेशन के बाद लगभग 4:15 बजे के करीब ही उस डिक्लेरेशन को जो है वो अनाउंस कर दिया गया और काफी सारी चीजें जो थी, हालांकि पहले तमाम तरह के कयास लगाए जा रहे थे, एक बड़ी कूटनीतिक जीत के तौर पर इसको देखा गया। जिस तरह से जॉइंट डिक्लेरेशन जो है वो समिट के पहले दिन ही न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन जो है वो जारी हो जाता है, तो ये एक कूटनीतिक जीत के तौर पर देखा गया। और उसके बाद तमाम तरह की जो रेल लिंक जो प्रोजेक्ट है उसका भी अनाउंसमेंट हुआ। तो अगर आप इस G20 समिट को देखें, जो 18वां G20 समिट जो भारत में हो रहा है, काफी सारे टेक अवेज इसमें हैं। इसमें अफ्रीकन यूनियन शामिल हुए इस बार, इसके अलावा जो जॉइंट कम्युनिके आया, जॉइंट डिक्लेरेशन आया, उसमें काफी सारी चीजें हैं। और इसके अलावा जो रेल लिंक यूरोपियन यूनियन, भारत और मिडिल ईस्ट के बीच में रेल और पोर्ट लिंक की जो बात है, जो कनेक्टिविटी को लेकर के मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन हुआ है, उसको भी यहाँ पर जो है वो भी एक बड़ा टेक अवे इस मीटिंग के साइडलाइन पर रहा। बहरहाल अभी यहाँ पर हम आपको बताएं तो हलचल जो है वो फिलहाल तो लोग उत्सुकता से सिर्फ इंतजार कर रहे हैं और काफी कलरफुल तरीके से ये मीडिया हॉल या पूरा जो इंटरनेशनल मीडिया सेंटर है वो बनाया गया। हमारे कैमरा पर्सन राजेंद्र आपको दिखा भी रहे, देखिए बड़ा सा मॉनिटर यहाँ पर प्राची लगाया गया था जिसमें G20 भारत 2023 इंडिया वसुदेव कुटुंबकम, वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर, 3 सेशंस जो थे वो G20 भारत की अध्यक्षता में 3 सेशंस हमने रखे। उसमें पहला सेशन वन अर्थ, दूसरा सेशन वन फैमिली और तीसरा सेशन वन फ्यूचर जो है आज हुआ। तो इन तमाम सेशंस में तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई, विमेन लेड डेवलपमेंट पर चर्चा हुई, इसके अलावा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो है वो क्या होने चाहिए, कैसे होने चाहिए, उस पर चर्चा हुई। डिजिटल ट्रांसफॉर्मेशन पर भी काफ़ी फोकस जो है वो हमारा रहा। तो ये तमाम चीज़ों पर चर्चा हुई। यूक्रेन और रशिया वॉर को लेकर के भी चर्चा यहाँ पर हुई और उसको लेकर के जॉइंट कम्युनिके जो आया उसको लेकर के भी बिल्कुल विजय लक्ष्मी, यानी जो मसौदे तय किए गए थे, जो मुद्दे तय किए गए थे, उन तमाम मुद्दों पर चर्चा भी हुई, आम सहमति भी बनाई गई। और ये आने वाले वक्त के लिहाज से भारत के लिए एक टर्निंग पॉइंट कहा जा रहा है, क्योंकि यहां से पूरी दुनिया का नजरिया अब भारत के लिए बदल रहा है। शहजाद हमारे साथ जुड़े, शहजाद आपका बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, हमसे चर्चा करने के लिए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।